ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप अब देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी और शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की इस वक्त की 4 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर पहलगाम हमले पर एबीपी न्यूज के विस्फोटक खुलासे की। पाकिस्तान में रची गई थी पहलगाम हमले की साजिश। सामने आया हमले से 4 दिन पहले आतंकियों का वीडियो। एबीपी न्यूज के पास पाकिस्तानी साजिश के तमाम सबूत मौजूद हैं। दूसरी खबर पाकिस्तान के मंत्री के कबूलनामे की है। पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम इशार डार ने पहलगाम के आतंकियों को बताया स्वतंत्रता सेनानी, तो पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कबूली आतंकियों को फंडिंग की बात। और तीसरी खबर भारत की तैयारी से जुड़ी हुई। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेनाओं ने सरहद पर बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान से लेकर अरब सागर तक बड़ा युद्धाभ्यास किया है। श्रीनगर में आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की मौजूदगी से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। और चौथी खबर आतंकियों पर एक्शन की। पहलगाम हमले में शामिल आतंकी आसिफ शेख का त्राल वाला घर जमींदोज कर दिया गया। बिजबहरा में आतंकी आदिल गुरी का घर भी विस्फोट से उड़ा दिया गया है। दोनों के घर वाले बोले बेटा दोषी तो मिले सख्त सजा। तमाम खबरों पर नजर होगी, लेकिन बात करेंगे, बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एबीपी न्यूज के सबसे विस्फोटक खुलासे के साथ। ये खुलासा 3 दिन पहले पहलगाम में हुए आतंकी हमले से जुड़ा हुआ है। एबीपी न्यूज आज आपको सबूतों के साथ बताएगा और दिखाएगा भी कि बैसरन घाटी में सैलानियों को मारने की साजिश पाकिस्तान ने किस तरीके से रची थी। एबीपी न्यूज के पास वो सबूत है, जो सबूत मौजूद है उनसे ये साफ होता है कि पहलगाम हमले की साजिश लश्कर के डेप्यूटी चीफ और उसके 5 कमांडरों ने मिलकर रची थी। इन आतंकियों ने पाकिस्तान के पंजाब और पीओके में बैठकर हमले की पूरी प्लानिंग की थी। हफ्ते भर पहले ही इन आतंकियों ने भारत के खिलाफ जहर उगला था। कि एक मुजाहिद तुम्हें 20-20 दिनों तक एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक भगाता हुआ नजर आता है और पूरा हिंदुस्तान चीखता हुआ नजर आता है। उनके पीछे जाने के लिए इंशाअल्लाह आप भी सारे तैयार, हम भी सारे तैयार। अपना बुलाया हुआ सबक उसको दोबारा याद रखें, उसको सामने लाएं और तारीख आजादी का साथ है। बॉर्डर के ऊपर पाक फौज पे फायर और मुजाहिदीन का आना जाना इंशाअल्लाह इस तरह होगा कि मोदी को अपनी नानी याद आ जाएगी। जी हां, हमें चाहिए इन सभी आतंकियों का सिर। कोई दया नहीं, कोई मानवाधिकार नहीं, क्योंकि इन्हीं के कहने पर पहलगाम में आतंकियों ने निर्दोष लोगों को मारा है। इसीलिए इनका सिर धड़ से अलग होना चाहिए। इन्हें भी वो दर्द महसूस होना चाहिए जो हमले में जान गंवाने वाले लोगों के घर वाले महसूस कर रहे हैं। आज हर हिंदुस्तानी खून के बदले खून चाहता है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और खुफिया सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले को अंजाम देने के लिए लश्कर के डेप्यूटी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने अलग अलग आतंकी संगठनों को एक एक कर उनके टॉप 5 आतंकी कमांडर्स की टीम बनाई। खुफिया विभाग के मुताबिक इसमें लश्कर का कमांडर अबू मूसा, हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर अब्दुल रसूल, हरकत उल जिहाद अल इस्लामी का कमांडर इद्रीस शाहीन, पीओके में आतंकियों की भर्ती करने वाले अब्दुल्ला खालिद और मोहम्मद नवाज शामिल थे। और अब इनका एक एक सबूत हम आपको सुनाएंगे। किस तरीके से जहर भरी बातों के जरिए इन्होंने पूरी प्लानिंग को रचा, वो सब कुछ एबीपी न्यूज के पास है। और ये पहलगाम हमले के वो 5 गुनहगारों की तस्वीर आप देख रहे हैं जो अलग अलग आतंकी संगठनों के सरगना हैं और कैसे ये पाकिस्तान की सरजमी पर बैठकर भारत में आतंक की ये पूरी प्लानिंग रच रहे थे। और अब इसका पूरा चिट्ठा खुलकर सामने आ गया है।
आपको हम दिखाएंगे एक एक वो सबूत जो बताएगा कैसे इस पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जो सबूत है वो पाकिस्तान से जुड़ रहा है, वो कनेक्शन कैसे पाकिस्तान से जुड़ रहा है और कैसे पाकिस्तान हमेशा से पनाहगाह रहा है इन आतंकियों का। और इन सभी को एक करने वाला सैफुल्लाह 2 महीने पहले ही एक्टिव हो गया था। खुफिया सूत्रों के मुताबिक उन्हें शक है कि इसी साल फरवरी में लश्कर के कमांडर सैफुल्लाह कसूरी ने कश्मीर में बड़े हमले की पटकथा तैयार कर ली थी। इसकी पुष्टि आतंकी सैफुल्लाह के 2 फरवरी को दिए बयान से होती है। भाइयों, कश्मीर बहुत जल्द इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का कश्मीर बनने वाला है, बहुत जल्द बनने वाला है। कसूरी अपने दहशत के प्लान पर इतना कॉन्फिडेंट था कि उसने कश्मीर को इस्लामिक राज्य बनाने की डेडलाइन भी दे दी थी। जब 2 फरवरी 2026 आएगा, अगला साल आएगा, अगला रमजान आएगा, यकीन से कहता हूँ 1 साल बाद आपको कश्मीर में भी नक्शे तारे बदले थे। सैफुल्लाह के आतंकी इरादों को वहाँ की आर्मी और सरकार खुला सपोर्ट करती है। इसकी तस्दीक कर रही है 19 फरवरी की ये तस्वीरें, जिसमें पाकिस्तानी रेंजर्स का विंग कमांडर जाहिद जरीन सैफुल्लाह के साथ दिखा। पाक रेंजर्स के अधिकारियों के साथ सैफुल्लाह कसूरी की इन तस्वीरों को देखकर एक चीज तो साफ है कि सैफुल्लाह कसूरी को इन जहरीले बयान देने के लिए पाकिस्तानी सेना ने ही हरी झंडी दी होगी। सैफुल्लाह 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद का खास। नजदीकियां इतनी कि दोनों एक साथ मोटरसाइकिल पर घूमते हैं। इन तस्वीरों से साफ है कि सैफुल्लाह का नेटवर्क पाकिस्तानी सेना से लेकर आतंकवादियों तक बेहद मजबूत है। देखिए, माना जा रहा है कि अपने इसी आतंकी नेटवर्क का फायदा उठाकर सैफुल्लाह ने पहलगाम में कत्लेआम की पूरी साजिश रची। लेकिन ये काम एक दिन में नहीं हुआ है। इसके लिए फरवरी से अप्रैल महीने तक 4 बार मीटिंग हुई है। सबसे पहले फरवरी में पंजाब के कसूर में बैठक की गई। इसमें आतंकी हमले के प्लान का आदेश दिया गया। अगली जो बैठक हुई वो मार्च महीने में हुई। जगह थी पीओके का मीरपुर। इसमें हमले की योजना और उसकी रूपरेखा तैयार की गई। फिर मार्च का महीना, मार्च के ही आखिरी हफ्ते में मीरपुर को ही बैठक के लिए चुना गया था। वहां हमले की लोकेशन, पहलगाम और तारीख 22 अप्रैल, ये सब कुछ तय किया गया था और इसी के बाद ये पूरी साजिश रची गई। अब देखिए, इससे पहले हम आपको उस चौथी और फाइनल बैठक के बारे में बताएं, उससे पहले आप पीओके में हुई बैठकों की जरा तस्वीरें देख लीजिए। इसमें आपको आतंकियों के बीच का गठजोड़ साफ दिखाई देगा। यहाँ इस मजमे में बैठा हर शख्स आतंकी विचारधारा का है। इसे आप आतंकियों की मीटिंग भी कह सकते हैं। कहने को तो ये इफ्तार पार्टी थी, लेकिन मुख्य अतिथि बेगुनाहों के खून का प्यासा लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह। स्टेज पर मौजूद हर शख्स की गिनती आतंक के सरगनाओं में होती है। यहाँ सैफुल्लाह लश्कर के कमांडर अबू मूसा को गले लगाकर पीठ थपथपाता दिखा। सूत्रों के मुताबिक ये जलसा सिर्फ एक बहाना था। इसके ठीक बाद सैफुल्लाह ने 5 आतंक के कमांडर्स के साथ बैठक की, जिसमें आदेश दिया कि कश्मीर का हमला बड़ा होना चाहिए और उसमें बाहर से आए लोगों की मौत होनी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक जलसा तो महज एक बहाना था, क्योंकि सैफुल्लाह कसूरी ने जलसे की आड़ में 5 टॉप कमांडरों के साथ बैठक करी, जिसमें यह आदेश दिया कि कश्मीर में हमला होना चाहिए, हमला बड़ा होना चाहिए और हमला बाहरी राज्यों के लोगों के ऊपर होना चाहिए। माना जा रहा है कि इस बैठक में लगभग 80% प्लानिंग पूरी हो चुकी थी। तो मीरपुर की बैठक और उसके बाद अब यहां वक्त था फाइनल कॉल का। आखिरी रणनीति तैयार करने के लिए भी पीओके की जमीन को ही चुना गया था। 18 अप्रैल को पाकिस्तान के कब्जे वाले रावलकोट में वो 5 कमांडर जमा हुए। सबने मिलकर पहलगाम हमले के प्लान को अंतिम रूप देने का काम किया। अब कहने को तो ये एक आतंकी की शोक सभा हो रही थी, लेकिन इसके नाम पर वहां इकट्ठा हुए इस मजमे में आतंकियों ने अपने मंसूबे दुनिया के सामने ला दिए थे। या फिर आप यहां ये भी कह सकते हैं कि 18 तारीख को ही उन्होंने घाटी में कत्लेआम का हिंट दे दिया था। हमें हौसला दें, मकबूजा कश्मीर के भाइयों को हौसला दें, वो काफी है इंडिया के लिए। अल्लाह ताला हमें
हिंदू पलीद से नजात दे। और 95 में और 2001 तक जिस तरह हमने लाइनें लगाई थी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपसे वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह मुजाहिदीन की ऐसी लाइनें लगाएंगे कि मोदी को अपनी नानी याद आ जाएगी। एक एक मुजाहिद तुम्हें 20-20 दिनों तक एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक भगाता हुआ नजर आता है और पूरा हिंदुस्तान चीखता हुआ नजर आता है। उनके पीछे जाने के लिए इंशाअल्लाह आप भी सारे तैयार, हम भी सारे तैयार और इंशाअल्लाह तैयार रहेंगे, तैयार इंशाअल्लाह। पीओके के जिस रावलकोट में भारत के खिलाफ जिहाद करने के लिए लोगों को उकसाया जा रहा था, वो जगह आतंकी मंसूबे रखने वालों की फेवरेट मानी जाती है। रावलकोट हमेशा से ही भारत में घुसपैठ करने वाले आतंकियों का लॉन्च पैड रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक रावलकोट में हिजबुल मुजाहिदीन और जैश के 50 से ज्यादा ट्रेनिंग कैंप वहां पर मौजूद हैं। जिस तरह रावलकोट में आतंकियों का मजमा लगा था, उसे देखकर यह कहा जा सकता है कि अगर भारत ने स्ट्राइक की तो रावलकोट के आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं। और देखिए, यहां पाकिस्तान सरकार खुद को हमेशा पाक साफ कहती है, बताती आई है इससे पहले भी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा सबूत दिखाने वाले हैं जो पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के आतंकियों के साथ गठबंधन की पोल खोल कर रख देगा। फूलों की बारिश हो रही है। एक तरफ लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्ला कसूरी है और उसके साथ में कदमताल कर रहा वर्दीधारी, इसका नाम है जाहिद जरीन। ये पाकिस्तानी रेंजर्स में विंग कमांडर है। एबीपी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दहशतगर्दों के खिलाफ वो वीडियो गवाही है जो साबित करती है कि पाकिस्तानी सेना और आतंकियों का कैसा गठजोड़ है। ये वीडियो सबूत 22 अप्रैल को पहलगाम हमले से पहले का है, जब पाकिस्तान आकाओं के इशारों पर आतंकियों ने निहत्थे 26 सैलानियों को बेरहमी से मार डाला था। एक महीने पहले 11 मार्च को पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके के मीरपुर में मजमा लगा, जहां पाकिस्तानी रेंजर्स के बड़े अधिकारी और आतंकियों की फौज एक साथ इकट्ठा हुई थी। आईएसआई के भी बड़े अधिकारी इसमें शामिल हुए। आतंक के चेहरे सैफुल्ला कसूरी के साथ विंग कमांडर जाहिद जरीन वर्दी पहनकर हर तरफ साए की तरह उसके साथ था। एक आतंकी के साथ पाकिस्तानी रेंजर्स के अधिकारी की गलबहियां और मुलाकात पाकिस्तानी सेना के आतंकी गठजोड़ का जीता जागता जिंदा सबूत है। वरना सोचिए, आतंकी सैफुल्ला कसूरी ना कोई बड़ा नेता है, ना किसी संवैधानिक पद पर है और ना ही सेना से उसका कोई वास्ता है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी सेना उसके एहतराम में जुटी हुई है। पाकिस्तान भले इस दरिंदे सैफुल्ला की शान में कसीदे गढ़ रहा हो, लेकिन बहुत जल्द हिंदुस्तान की सेना इसे जहन्नुम पहुंचाएगी। देश का कोई भी दुश्मन बचेगा नहीं। अब बिल्कुल साफ हो गया है कि पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने भी ये बात कबूल कर ली है कि हमला करने वाले आतंकवादी पाकिस्तानियों के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। पहलगाम में बर्बर आतंकी हमले की जिम्मेदारी भले ही लश्कर तैयबा के प्रॉक्सी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है, लेकिन इसके असली गुनहगार तो पाकिस्तान के रावलपिंडी में बैठे हुए हैं। हमले से पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने कश्मीर और पाकिस्तान को लेकर जहर उगला था, और अब पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने हमलावरों की तारीफ करते हुए कहा, शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं, वी डोंट नो कि कौन है। भारत को जख्म देने वालों को पाकिस्तान फ्रीडम फाइटर बता रहा है। इससे साफ हो जाता है कि पाकिस्तानी इस हमले से कितने खुश हैं और आतंकियों का मनोबल बढ़ाने के लिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने हमले में हाथ होने से इनकार किया, लेकिन अब पाकिस्तान कुछ भी कहे, भारत उसको सबक सिखाने की पूरी तैयारी में। फिलहाल आतंकियों पर एक्शन जारी है। एक विदेशी न्यूज चैनल के साथ इंटरव्यू में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी इस बात को कबूल किया है कि पाकिस्तान 30 साल से आतंकियों को फंडिंग करता रहा है। पहलगाम हमले के बाद ख्वाजा आसिफ के बयान से दुनिया भर में एक बार फिर पाकिस्तान की सच्चाई सामने आ गई है। भारत लगातार सबूतों के साथ पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाता रहा, लेकिन पाकिस्तानी सरकार हमेशा इनकार करती रही। पर पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने एक इंटरव्यू में दुनिया के सामने कबूल किया, 30 साल से पाकिस्तान आतंकी समूह को धन मुहैया कराने के साथ साथ उन्हें हर तरह का समर्थन करता रहा।
इस जवाब से पहले न्यूज चैनल की एंकर ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए सीधे सीधे जो सवाल पूछा उसे समझिए। आप मानते हैं कि पाकिस्तान का इन आतंकी संगठनों को समर्थन देने, प्रशिक्षण देने और धन मुहैया कराने का लंबा इतिहास रहा है? इस सवाल के जवाब में ख्वाजा आसिफ ने कहा, हम करीब 3 दशकों से अमेरिका के लिए ये गंदा काम कर रहे हैं। Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West, including Britain. ख्वाजा आसिफ ने गंदा काम बताया, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को कोई अफसोस नहीं। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इंटरव्यू में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को लेकर एक बड़ा झूठ बोला। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा, पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा खत्म हो चुका है। लेकिन सच ये है कि पहलगाम हमले में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा TRF का हाथ है, जिसे पाकिस्तान से संचालित किया जाता है और उसकी मदद पाकिस्तानी सेना और ISI करती है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जहां आतंकियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया, वहां पर ABP न्यूज पहुंच चुका है। आपको दिखाते हैं हमारी संवाददाता सूरज सावंत की ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार दोपहर को आतंकी हमला हुआ। इन आतंकी हमलों में कुल मिलाकर 27 लोग मारे गए। घटना बैसर घाटी में हुई थी, जहां पर ABP न्यूज की टीम पहुंची है। ये हादसा होने के बाद सब जगह पर लोगों की भगदड़ मची, जहां से ये पूरा जो कुर्सी है, यहाँ के टेबल है, यहाँ अस्त व्यस्त गिर गए हैं। ये हादसे का अंजाम कैसे दिया? तो ये पीर पंगाल जो वादियाँ हैं, वहाँ से ये आतंकी आए थे, जो आने के बाद 4 जगहों पर ये डिवाइड हुए थे। एक बंदा जो था जो इस तरफ से आया था, दूसरा बंदा सामने वाले तरफ से आया था, तीसरा वाला बंदा जहाँ पर मस्जिद है उसी रास्ते से अंदर आया था, और जो चौथा बंदा था वो ऊपर की तरफ से आया था। इन चारों ने एक साथ पर्यटक जो आए हुए टूरिस्ट थे उनको पकड़कर उनका नाम पूछा, कहाँ पर धर्म पूछा और गोलियां दागते गए। पूरा मामला अभी NIA इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इस पूरी जगह को सील किया गया है और सील करने के बाद यहाँ पर कोई भी टूरिस्ट पॉइंट जो है यहाँ का वो बंद रखने के लिए कहा गया है। इसकी पूरी तहकीकात NIA कर रही है। CISF के जवानों ने यहाँ पर इन गाँवों में आके कल पूछताछ की, सर्च ऑपरेशन भी जारी था। जिस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति बनी हुई है, ऐसे में जंग कब शुरू हो जाए ये कोई नहीं जानता। लेकिन अगर जंग हुई तो हमारी तीनों सेनाएं तैयार किस तरह से हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। देखिए, थल सेना ने थार रेगिस्तान में पाकिस्तान में की सीमा के पास युद्धाभ्यास किया है। पाकिस्तान बॉर्डर के पास पैरा SF कमांडोज को उतारा गया है। सेना ने रेगिस्तान में टैंक और दूसरी गाड़ियों को भी उतारा है। वहीं नौसेना ने अरब सागर में INS विक्रांत को तैनात कर दिया है। उसी अरब सागर में INS सूरत पर मिसाइल टेस्टिंग की गई है। इधर वायुसेना की बात करें तो वायुसेना भी पाकिस्तान पर स्ट्राइक के लिए पूरी तरह तैयार है। वायुसेना की सेंट्रल कमांड ने आक्रमण नाम से युद्धाभ्यास किया। फाइटर जेट्स की ड्रिल में मिराज और सुखोई के साथ रफाल ने भी हिस्सा लिया है। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना की तैयारी शुरू हो चुकी है। राजस्थान में भारतीय सेना ने युद्धाभ्यास किया। तस्वीरें देखकर ही दुश्मन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दहाड़ रहे हैं टैंक, तेज रफ्तार में दुश्मन की तरफ दौड़ रहे हैं टैंक, हो रहे हैं धमाके, हेलीकॉप्टर से उतरकर सैनिक संभाल रहे हैं मोर्चा, बॉर्डर लाइन पार कर दुश्मनों को ढूंढा जा रहा है। ये युद्ध नहीं, युद्ध का अभ्यास है। अगर युद्ध हुआ तो ऐसे ही भारतीय शेर दुश्मनों को ढेर करेंगे, ऐसे ही चुन चुन कर विरोधियों को मारेंगे, ऐसे ही कब्जे में हिंदुस्तानी टैंक विरोधी को नेस्तनाबूद करेंगे। राजस्थान के थार रेगिस्तान में भारतीय सेना के सप्तशक्ति कमान ने युद्धाभ्यास किया। रेगिस्तान में पाकिस्तान से सटी सीमा पर ये युद्धाभ्यास हो रहा है। इस युद्धाभ्यास का नाम रसेल वाइपर रखा गया है। इस युद्धाभ्यास में दुश्मन की सीमा में घुसकर स्ट्राइक की एक्सरसाइज की जा रही है। इसमें पैरा SF कमांडो के साथ साथ टैंक और स्पेशल आर्म्ड व्हीकल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि इस बार हिंदुस्तान छोड़ेगा नहीं, दुश्मनों के हर मंसूबे को उसके घर में घुसकर तोड़ेगा। सिर्फ थल सेना ही नहीं बल्कि वायुसेना और नौसेना ने भी दुश्मन को सबक सिखाने के लिए अपनी कमर कस ली है। वायुसेना की सेंट्रल कमांड ने युद्धाभ्यास किया, जबकि नौसेना भी अरब सागर पर तगड़े एक्शन में नजर आई। भारतीय वायुसेना के सेंट्रल कमांड ने ऑपरेशन आक्रमण में अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। इस युद्धाभ्यास में मिराज, सुखोई और राफेल फाइटर जेट्स ने अपना दमखम दिखाया। सूत्रों के मुताबिक एयरफोर्स ने जमीनी और पहाड़ी क्षेत्रों में हमले का अभ्यास किया। इस वॉर एक्सरसाइज में एयरफोर्स के टॉप गन पायलट शामिल हुए। दूसरी तरफ भारतीय नौसेना ने भी तैयारी शुरू कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले के बीच भारत ने मिसाइल परीक्षण किया। भारतीय नौसेना के डिस्ट्रॉयर INS सूरत ने अरब सागर में समुद्र की सतह के पास टारगेट को निशाना बनाया। भारतीय नौसेना ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागी। इसके अलावा नौसेना ने INS विक्रांत को अरब सागर में उतार दिया है। INS विक्रांत पर नौसेना के MiG-29 के फाइटर जेट तैनात है। INS विक्रांत 40 फाइटर जेट्स लेकर चल सकता है। INS विक्रांत की स्ट्राइक फोर्स रेंज 1500 किलोमीटर है। इस पर 64 बैराक मिसाइलें लगी हैं, जो पोत से हवा में मार करने में सक्षम। तस्वीरें बताने के लिए ही काफी हैं कि हम तैयार हैं। अब दुश्मनों को चुन चुन कर मारेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान के नापाक वार के बाद पलटवार के लिए हिंदुस्तान तैयार है। बॉर्डर से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि अब पाकिस्तान नहीं बचेगा। पाकिस्तान का हर प्लान बॉर्डर पर नेस्त नाबूद हो जाएगा। हाथों में हथियार, ये है बॉर्डर के पहरेदार। भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव है। सीमावर्ती गांवों पर सुरक्षा बलों के साथ ग्रामीणों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। तस्वीरें इसका जिंदा सबूत है। ये जम्मू कश्मीर के पुंछ की तस्वीरें हैं। हथियार लेकर मोर्चा संभाले हुए जो लोग आपको नजर आ रहे हैं वो VDG के सदस्य हैं। VDG का फुल फॉर्म होता है विलेज डिफेंस गार्ड, जो कि बॉर्डर के गांव में सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं। ये लोग दिन में काम करते हैं और रात में ऑटोमेटिक राइफलों के साथ गश्त में जुट जाते हैं। निगरानी ऐसी कि परिंदा भी पर न मार पाए। पहले हमारे पास जो गने थी वो 303 थी, तो अभी तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें ऑटोमेटिक हथियार दिए गए हैं। हम तो पहले भी नहीं डर रहे थे, तो अभी तो हमारे पास ऑटोमेटिक हथियार है। हिंदुस्तान के बहादुर जवानों के साथ पुंछ के जाबाज नौजवान तैयार हैं। इन तस्वीरों को देख डरा हुआ पाकिस्तान और भी ज्यादा सहम गया है, क्योंकि सुरक्षा बलों के साथ साथ हिंदुस्तान का हर नागरिक इस वक्त बदले को बेकरार है। पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सेना एक्शन में है और अब उसका जोश बढ़ाने के लिए आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी श्रीनगर में है। भारतीय सेना की तैयारियां देख पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी जैसे ही श्रीनगर पहुंचे, पाकिस्तान में मौजूद आतंक के आकाओं को पसीने आने लगे। आर्मी चीफ ने सबसे पहले सुरक्षा के हालात की समीक्षा की। इस बैठक में आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी के साथ GOC कमांड सुचिंद्र कुमार, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा और लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव मौजूद थे। इस बैठक में सुरक्षा हालात, आर्मी के ऑपरेशन, सुरक्षा एजेंसियों के तालमेल और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ऑपरेशन पर चर्चा हुई और 15 कोर कमांडर ने आतंकवादियों के खिलाफ एक कार्रवाई की जानकारी आर्मी चीफ को दी। इसके अलावा आर्मी चीफ की मुलाकात जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ हुई, जिसमें LG ने आर्मी चीफ से पहलगाम हमले के दोषियों के साथ साथ आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम को ध्वस्त करने की बात कही है। बता दें कि जिस जगह पहलगाम में हमला हुआ वहां से श्रीनगर की दूरी सिर्फ 90 किलोमीटर है और श्रीनगर में आर्मी चीफ की मौजूदगी बता रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है। पहलगाम हमले में शामिल 2 आतंकियों के घर बम धमाके से उड़ गए। ये धमाका उस समय हुआ जब सुरक्षा बल उन दोनों के घरों की तलाशी लेने गए थे। माना जा रहा है कि घरों में भी दहशत का सामान मौजूद था। हिंदुस्तान को खून खून करने की साजिश रचने वालों का यही अंजाम होना चाहिए। पहलगाम के दरिंदों पर कार्रवाई की ये फिलहाल सबसे बड़ी तस्वीर है।
पहली तस्वीर में बिजबेहारा के रहने वाले आतंकी आदिल गुरी का घर है, वो भी धमाके से उड़ गया। जबकि दूसरी तस्वीर में बर्बाद दिख रहा घर का मंजर ये आतंकी आसिफ शेख का त्राल वाला घर है। आदिल और आसिफ नाम के दरिंदे पहलगाम हमले के गुनहगार हैं। कल शाम यानी 24 अप्रैल को पुलिस और सुरक्षा बल के जवान तलाशी के लिए पहुंचे थे। पुलिस के मुताबिक दोनों के घरों में संदिग्ध आईडी और एक्सप्लोजिव रखे थे और उसी की खोजबीन और जांच के दौरान दोनों ही जगहों पर बारूद फट गया और इस तरह से घर उड़ गया। कल रात को सिक्योरिटी फोर्सेस 8 बजे के करीब आए, हमें बोला कि अपने घर को खाली कर दो और इनको भी बोला। उसके बाद रात 12:30 बजे एक ब्लास्ट हो गया था। सुबह जब हमने देखा तो ये पूरा मकान बिखरा पड़ा था। ये जमींदोज पड़ा हुआ है, बड़ा सा मकान था जिसको तोड़ दिया गया है और यकीनन ये उस आदिल को सबक सिखाने की एक कोशिश, हालांकि अभी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। भले ही आतंकियों का मकान उनकी ही साजिश का शिकार हो गया हो, लेकिन सरकार से लेकर सेना तक पहले ही तय कर चुके हैं कि जो देश के सुकून को छेड़ेगा उसकी हिम्मत ऐसे ही जमींदोज होगी। आपको याद होगा एलजी मनोज सिन्हा का भी बयान एक वायरल हुआ था पहलगाम हमले के बाद, या फिर सुरक्षा एजेंसियों की ओर से या फिर सरकार की ओर से भी कहा जा रहा था कि अगर कोई भी आतंकवादी गतिविधि में इन्वॉल्व पाया जाएगा, उसके खिलाफ सबूत होंगे तो फिर उसके घर को इसी तरह से जमींदोज किया जाएगा। परिवार के मुताबिक आदिल गुरी 2018 में श्रीनगर MA की परीक्षा देने गया था, लेकिन उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। हालांकि सेना के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि आदिल शेख का ब्रेन वॉश कर उसे लश्कर की दरिंदा फौज का मेंबर बनाया गया है और वहीं दरिंदगी उसने पहलगाम में अपने ही लोगों पर बरपाई। इस आतंकी आदिल गुरी का परिवार अपने बेटे के गुनाहों की सजा भुगत रहा है। आशियाना ढह चुका है। अब मां कह रही हैं कि अगर आदिल ने गुनाह किया है तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये आदिल की मां है। इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके बेटे के गुनाहों की सजा इस तरह भुगतनी होगी। घर ढह चुका है, उम्मीदें टूट चुकी हैं। मां पड़ोसियों के घर में रहने को मजबूर है, लेकिन उसके बावजूद वो कह रही है कि उसके बेटे ने अगर गुनाह किया है तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। पुलिस वाले सुरक्षा बल ढूंढ रहे हैं और मिलेगा तो फिर उसको मार भी दिया जाएगा। तो फिर आप तैयार हैं कि 26 बेगुनाहों की अगर उसने जान ले ली है तो फिर उसके साथ भी वैसा ही सुलूक होना चाहिए? सजा मिलना, हाँ जरूर सजा मिलनी चाहिए। कैस बेगाना कैस मारते। सरहद पार आतंकियों की दहशतगर्दी के खेल में शामिल होने से आदिल की मां गुस्से में है और पहलगाम आतंकी हमले पर अफसोस जता रही हैं। सह गुम 2018 मज वुनिक तान मे पता कह सह कत क्या सह ना वन यम हो तम मारिक बस पान तिमन पे अफसोस कर तम क्या मारिक बेगाना, बाकी मे कुछ पता। आदिल गुरी अभी भी गिरफ्त से बाहर है। ऐसे में उसके पिता, 2 भाइयों और 2 चचेरे भाइयों से फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है ताकि आदिल को उसकी दरिंदगी की सजा दी जा सके। पहलगाम के शैतानों में त्राल का रहने वाला आसिफ शेख भी शामिल था। उसके घर को भी आदिल गुरी जैसी सजा मिली है। अचानक धमाके में उसका घर भी धुआं हो गया। घर की ईंट बिखर गई। पहलगाम के दूसरे गुनहगार आसिफ शेख का घर भी उसके गुनाहों की भेंट चढ़ गया। आदिल के घर जैसा धमाका हुआ और उसके बाद बिखरे हुए हालात सब कुछ बयां कर रहे हैं। ये त्राल में आतंकी आसिफ शेख का पुश्तैनी मकान है। मकान का बड़ा हिस्सा आसिफ शेख की बारूदी साजिश का शिकार हो गया। इस घर के अंदर जो है जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो दाखिल हुई थी। आसिफ के माता पिता, उनको जो है वो पहले इस घर से निकाला गया और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को इस घर के अंदर कुछ सस्पिशियस जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इस घर के अंदर जो है वो दिखाई दिए थे। इस घर में जो है वो ब्लास्ट हुआ। आसिफ की दरिंदगी की सजा उसका परिवार भुगत रहा है। उसके अब्बू, अम्मी और 2 बहनों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। हालांकि परिवार कह रहा है 2021 के बाद से उनका आसिफ से कोई ताल्लुक नहीं। ये आसिफ की बहन है और ये कह रही हैं यहाँ पर कि आसिफ जो है वो साल 2021 में आखिरी बार उनसे बात हुई थी और फिर जो है उसके बाद से किसी भी तरीके का संपर्क जो है वो आसिफ के साथ परिवार का नहीं हो पाया। हाँ, जिसने ये सब कुछ किया होगा, अगर मेरे भाई ने ही किया होगा तो उसको सजा मिलनी चाहिए। आतंकवादी गतिविधियों के लिहाज से त्राल का ये इलाका बेहद संवेदनशील है। इसी इलाके में आतंकी बुरहान वानी रहता था, जिसे देश के जाबाजों ने मौत के घाट उतारा। अब बारी पहलगाम के दरिंदों को ठिकाने लगाने की और ट्रेलर आतंकियों ने भी अब तक देख लिया होगा। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद घाटी में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। आज बांदीपोरा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सेना ने एक आतंकी को ढेर कर दिया।
सेना को खबर मिली थी कि उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकी छिपे हुए हैं, जिसके बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया तो आतंकियों ने सुरक्षा कर्मियों पर फायरिंग कर दी, जिससे तलाशी अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया। दोनों तरफ से फायरिंग हुई, लेकिन सेना की तैयारी इतनी सटीक थी कि आतंकियों का बचना मुश्किल हो गया और सेना ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकी का नाम अल्ताफ लाली बताया जा रहा है, लेकिन मुठभेड़ में 2 जवान जख्मी हो गए। वहीं छिपे हुए आतंकियों की तलाश जारी है। ये पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में तीसरा एनकाउंटर है। इससे पहले एक मुठभेड़ उधमपुर और कुलगाम में हो चुकी है। सेना के सूत्रों की माने तो घाटी में 100 से ज्यादा आतंकी एक्टिव हैं। सेना का टारगेट एक आतंकी को खोजकर खत्म करने का है। उधमपुर में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में सेना के जवान जे अली शेख शहीद हो गए। उनकी शहादत पर पूरे देश में इस वक्त उन्हें सलाम किया जा रहा है, लेकिन उनके घर में मातम पसरा हुआ है। जे अली शेख गुरुवार को उधमपुर में आतंकियों के खिलाफ चलाए सर्च ऑपरेशन का हिस्सा थे, जहां उधमपुर के बसंतगढ़ में सेना को आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। लेकिन जैसे ही सेना ने तलाश ली, आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें सेना के जवान जे अली शेख घायल हो गए। लेकिन घायल होने के बाद भी अपनी जान की परवाह किए बिना वो आतंकियों से लड़ते रहे और शहीद हो गए। लेकिन उनके घर पर गम का पहाड़ टूट गया। जब से बेटे के शहीद होने की खबर आई है, मां बेसुध है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। पिता का भी रो रो कर बुरा हाल है। आंसू सैलाब बनकर बहे जा रहे हैं, जैसे मानो पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। शहीद हवलदार जे अली शेख पश्चिम बंगाल के नादिया के रहने वाले थे। उनकी शहादत पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। शुक्रवार को उन्हें अंतिम विदाई देने लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वक्त बीतने के साथ साथ पहलगाम हमले की कई ऐसी कहानियां जो अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र का एक ग्रुप अपने आप को भाग्यशाली मान रहा है। उनका कहना है कि 10 मिनट पहले पहुंचे होते तो शायद आज बच नहीं पाते। 70 लोगों का ये ग्रुप महाराष्ट्र के पुणे से श्रीनगर गया था। हमले के वक्त ये लोग हमले वाली जगह से सिर्फ 600 मीटर दूर थे। हम एक 10 मिनट में पहुंचने वाले थे, घोड़े तय करने वाले थे, तो तुरंत ड्राइवर ने बताया पीछे वाले ज्योति मैम को बताओ गाड़ी आगे मत आने। पर्यटकों का कहना है कि शॉपिंग और डिनर में देरी की वजह से जान बच गई। आगे जाते और हम यहाँ दिखाई नहीं दे। हम शॉपिंग नहीं करते और लेट नहीं होते ना तो हम उधर पहुँच जाते। हाँ, और सब हम 70 जन वहाँ थे। होता है कि सब लोग बोलते तो तेरी बहुत आदत है लेट जाने की हर जगह, तो शायद ये मेरी आदत लेट जाने की हमको बचा गई इस बार। हमले के वक्त ये ग्रुप जहाँ था वहाँ से गोलियों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन गाड़ी चला रहे ड्राइवर ने सूझबूझ से काम लिया। गाड़ी टर्न किया ना तो गन शॉट की आवाज आ गई, तो वो आशिक भाई थे ना, उन्होंने छोटा सा जो बोल रहता है मोड़ था ना, उस पे एक छोटा होटल था, उधर हमें रुकवाया कि आप शांत हो जाए, क्योंकि हम बहुत पैनिक हो गए थे ना। महाराष्ट्र का ये ग्रुप 3 गाड़ियों में सवार था। तीनों गाड़ियां आगे पीछे थी। भले ही इन लोगों ने अपनी आंखों से आतंकी हमले को नहीं देखा, लेकिन गोलियों की आवाज सुनकर इनके मन में डर बैठ गया। बहुत घबराए गए थे हम सब लोग। हमें भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। सब लोग इधर उधर भाग रहे थे, घोड़े ऊपर से नीचे आ रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। लेकिन हमारे जो गाड़ी के ड्राइवर थे ना, उनको समझ में आया हो, उन्होंने तुरंत गाड़ी रिटर्न। इन लोगों का कहना है कि अगर ड्राइवर ने समझदारी नहीं दिखाई होती तो अनहोनी हो सकती थी। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ आज देश भर के मस्जिदों में नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन हुआ। हैदराबाद, लखनऊ और कई शहरों में काली पट्टी बांधकर मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा की। पहलगाम हमले के विरोध में हैदराबाद में AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नमाज से पहले नमाजियों के हाथ पर काली पट्टी बांधी और उन्हें काली पट्टी में ही नमाज पढ़ने की अपील की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी आतंकी हमले के खिलाफ मुस्लिम समाज में आक्रोश दिखा।
हिंदुस्तानी होने का, एक सच्चा मुसलमान होने का सबूत देना चाहते हैं। प्लीज अब हमारे हाथ खोल दो और पाकिस्तान की बॉर्डरों को खोल दो। हम सारे मुसलमान जाके उस पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर देंगे। भोपाल में भी काली पट्टी बांधकर लोग नमाज पढ़ने पहुंचे थे। सभी ने आतंकी हमले की निंदा की। लखनऊ के बड़े इमामबाड़े में नमाजियों ने आतंकी हमले का विरोध कर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। लोग नमाज पढ़ने हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे थे, जिस पर आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लिखे थे। जुमे की नमाज अदा करने के बाद नमाजी प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार यहां पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। मुंबई के मीनारा मस्जिद में मौलाना सईद नूरी और एजाज कश्मीरी के नेतृत्व में नमाजियों ने आतंकी हमले की निंदा की और हमले में मारे गए लोगों और उनके परिवारों के लिए दुआ की। इस बात का ख्याल रखना चाहिए। इसका मकसद ही यही है कि इस मुल्क में नफरत फैले, हिंदू मुस्लिम आपस में दुश्मन हो जाए, एक दूसरे के खून की प्यासे हो जाए। उन्होंने ये नाम लेकर, नाम पूछकर मारा ही इसलिए है ताकि इस मुल्क में नफरत का बाजार गर्म हो जाए। हम तमाम लोग एक दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर भी नमाज के बाद बड़ी संख्या में नमाजी सड़क पर उतरे और आतंकी हमले का विरोध किया। लोगों के हाथों में तख्तियां थी जिस पर लिखा था, पहलगाम हमला इंसानियत पर हमला है। आर्मी से लड़के दिखाते तो पता चलता कि आर्मी तुम्हारे को छठी का पिया याद दिला देती। अगर इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सिंधु जल संधि पर जल शक्ति मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारा एक ही मकसद पाकिस्तान को पानी न मिले। अमित शाह के साथ बैठक के बाद बोले सीआर पाटिल, सुनिश्चित करेंगे कि पाकिस्तान को पानी ना मिले। हम 3 तरह की रणनीति पर काम कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म वाला प्लान। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, सिंधु समझौते पर जल शक्ति मंत्री का ये बड़ा बयान। बैठक के बाद उन्होंने ये बयान दिया। अमित शाह के साथ पहले बैठक हुई, उसके बाद सीआर पाटिल ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि पाकिस्तान को पानी ना मिले, हमारा मकसद है ये, और इसी तरह से रणनीति पर काम किया जा रहा है। देखिए, सिंधु नदी पाकिस्तान की लाइफलाइन, पाकिस्तान के करीब 80% खेती इसी पर निर्भर है। लेकिन भारत ने सिंधु जल समझौते को निरस्त कर यह साफ कर दिया है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। पाकिस्तानी जल संसाधन मंत्रालय के सचिव मुर्तजा को लिखे इस चिट्ठी में साफ तौर पर कहा गया है कि यह संधि अच्छे संदर्भ में की गई थी, लेकिन अच्छे रिश्तों के बिना इसे बनाए नहीं रखा जा सकता। लिहाजा भारत सरकार ने निर्णय लिया कि सिंधु जल संधि 1960 को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है। इधर आज गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। मीटिंग में सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद के परिणामों पर चर्चा हुई। हालांकि पाकिस्तान ने गीदड़ भभकी देते हुए भारत के इस कदम को उकसावे की कार्रवाई बताया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज कश्मीर पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर चर्चा की। राहुल गांधी सेना के उस अस्पताल भी पहुंचे जहां आतंकी घटना में घायल हुए लोगों का इलाज चल रहा है। राहुल गांधी ने पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल ने कहा कि एकजुट होकर ही आतंकियों के मंसूबों को हराया जा सकता है। वो सरकार के हर कदम के साथ हैं। One of the people who was injured, the united opposition condemned this action and said that we are there to support whatever action the government wants to take. इससे पहले राहुल गांधी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मिले, जहां उन्होंने घटना का पूरा ब्यौरा लिया। राहुल ने स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से भी मुलाकात की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पहलगाम हमले को धर्म और अधर्म की लड़ाई बताया और उम्मीद जताई कि इस कायराना हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। वहीं वीएचपी के नेता आलोक कुमार ने भी पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने की बात कही है। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर में श्रद्धांजलि दी गई और हवन पूजन किया गया। हवन पूजन के बाद वीएचपी नेता आलोक कुमार ने कहा कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाने की जरूरत है कि वो फिर हमला करने का दुस्साहस न करे। हम हर उस सीमा तक जाएंगे
कि पाकिस्तान की दोबारा भारत पर नजर उठाने की हिम्मत भी नहीं हो। आलोक कुमार ने पहलगाम हमले पर गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर कड़ा एतराज जताया। जब भी कोई ऐसा मौका आता है तो सोनिया गांधी के परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा क्यों बोलता है? रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था कि आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत में मुसलमानों को दबाया जा रहा है। अगर आप देखेंगे जो सबूत है कि उन्होंने आईडी देखकर उसके बाद उन्होंने चुना किनको उन्होंने मारना है या छोड़ना है, वो कहाँ से होता है? क्योंकि उनको सोच है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। इससे पहले मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पहलगाम हमले को धर्म और अधर्म की लड़ाई बताया। चालू आहे ना, ती पंथ संप्रदायांची लढाई नाही आहे, लढाई आहे धर्माची अधर्माची आहे। कट्टरपंथीयांनी उत्पात केला, त्यांनी धर्म विचारून मारलं। हिंदू असं कधीही करणार नाही। संघ प्रमुख ने उम्मीद जताई कि बेगुनाहों का खून बहाने वाले आतंकियों को जल्द उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार का कड़ा एक्शन जारी है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की। शाह ने निर्देश दिया कि सभी राज्यों में आए पाकिस्तानी नागरिकों को खोज कर भारत से बाहर भेजा जाए। दरअसल कई राज्यों में वीजा खत्म होने के बाद भी अवैध रूप से पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं। शाह का इशारा इसी तरफ है। री एंट्री वालों को इजाजत दे दे सर, मेरे बच्चे मर जाएंगे सर, प्लीज री एंट्री वालों को वीजा दे दे। मेरी वीजा मेरे पास मौजूद है, बस हमसे सब कुछ दिखा दिया। उनसे कह रहे मैं कुछ नहीं कर सकते, ऑर्डर ऊपर से, जब तक ऑर्डर नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी शादी 20 साल से पाकिस्तान में हुई, मुझे वहाँ नेशनलिटी नहीं मिली है, मेरी बच्चियाँ कैसे जाएगी? इधर वीजा रद्द होने की अटारी वाघा बॉर्डर पर लोगों का जमावड़ा लगा है। जिसके पास वैलिड वीजा है उनको भी जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। लोग परेशान हैं, अपनों से मिलने की गुहार लगा रहे हैं। अटारी वाघा बॉर्डर पर होने वाली बीटिंग रिट्रीट पर भी तनाव का असर साफ देखा जा रहा है। रिट्रीट सेरेमनी के दौरान दोनों देशों के गेट नहीं खोले गए और न ही किसी से हाथ मिलाया। इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। तब तक के लिए आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।